हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं हम। चैप्टर 4, आपको पता है चैप्टर 4 के पुराने आए हुए 2023 के क्वेश्चन चल रहे हैं जेईई मेंस वाले। ठीक है। और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले। तो 6 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का सवाल क्या है, इसमें कहा द रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कोयल। एक करंट कैरिंग कोयल है भाई, ये रही करंट है इसमें। ओके, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 कह लो इसको। तो हमें याद होना चाहिए बच्चों ये कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये होता है μ0I/2R। याद रखना बच्चों, ये जो फील्ड होता है वो होता है μ0I/2R। ओके। और इसकी एक्सिस पर अगर मान लो इस कॉइल को इस तरह से रख दें तो इसकी जो एक्सिस बनेगी है एक्सिस, यहाँ पे जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कुछ अलग होता है बच्चों। ये एक्स है मान लीजिए, एक्स डिस्टेंस पे, और रेडियस इसकी आर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस पर जो ये फील्ड होता है इसका फॉर्मूला अलग होता है। ऊपर वाला B1 था, इसको B2 कह देते हैं। तो वो होता था μ0 और IR² बटे में 2 × R² प्लस x² की पावर 3/2। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप सवाल को बहुत आसानी से नहीं कर पाओगे। मैं आपको बार बार कहता हूं कि फॉर्मूले सबसे जरूरी है। फॉर्मूले एकदम डिक्टो रटे हुए होने चाहिए। ठीक है ना। तो अब इनका रेशो करना है B1 और B2 का। तो B1/B2, इनका जो रेशो है ना आर डिस्टेंस पर, वो दिया है √x/1। तो वहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम रेशो निकाल लेते हैं। तो रेशो में ये आ गया μ0I/2R और इंटू बटे में B2 ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 2R² प्लस x² की पावर 3/2 और बटे में μ0I/R²। तो ये बच्चों ये हो गया आपका μ0 से μ0 कैंसिल, I से I कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, और ये सॉल्व करके बच रहा है ऊपर R² प्लस x² की पावर 3/2 और बटे में R × R² तो R³ हो गया बच्चों। ठीक है। अब ये B1/B2 की वैल्यू इन्होंने √x/1 दे रखी है। तो इसको मैं √x/1 के इक्वल लिख लेता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात ध्यान दो, ये जो इन्होंने यहाँ पे दिया था देखो ऊपर कि रेडियस टू मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस R, ये भी मतलब ये जो यहाँ पे इन्होंने दिया था ना ये कि कितनी दूर निकालनी है, देखो सेंटर से कितना दूर जाना है, तो वो भी R दिया था और रेडियस भी इसकी R दे रखी स्मॉल r। तो मैं स्मॉल r और कैप x की जगह, दोनों की जगह, ये जो x लिया मैंने यहाँ पे x डैश कह देता हूँ मैं इसको। तो ये जो मैंने x डैश लिया है ये यहाँ पे x डैश, इस x डैश की जगह भी आपको स्मॉल r रखना है और कैपिटल R की जगह भी। चलो रख देते हैं। √x/1 बराबर स्मॉल r² प्लस x का स्क्वायर था ये यहाँ। तो अब वो भी R² और पूरे की पावर 3/2 और बटे में R³। तो R³ का मतलब हो गया वो भी R स्मॉल r का क्यूब। ठीक बच्चों। अब हम यहाँ से करने क्या जा रहे हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर करने जा रहे हैं। देखो और कुछ तो रहा नहीं, सब वैल्यू रख दी हमने। तो ये हो गया √x बराबर √x का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो √x का दोनों तरफ का। तो √x का स्क्वायर करा, स्क्वायर हो गया। ऊपर बच रहा है 2R²। देखो यहाँ से ये R² प्लस R² 2R² हो गया। पूरे की पावर 3/2 है और उसका कर दिया आपने स्क्वायर। ऐसे ही बटे में नीचे R³ है, उसका स्क्वायर करेंगे तो R की पावर 6 हो जाएगा। अब ये इससे कट गया तो ये बचा x बराबर, ऊपर की तरफ बचता है हमारे पास 2, 2 से 2 कट गया ये पावर वाला,
अब 2 की पावर 3, देखो ये 3 पावर में है, ये 3, तो 3 पावर में 2 की पावर 3 हो गया 8, और आर स्क्वायर की पावर 3 तो आर की पावर 6, और बटे में आर की पावर 6 बच्चों, आर की पावर 6 से आर की पावर 6 कट गया, एक्स इज इक्वल टू 8 आ गया। आसान सवाल था, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो जरूर थी, और आप ध्यान दे रहे हो तो पिछले कुछ सवालों में इनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी जरूर है, लेकिन सवाल आसान है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया है ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड हैज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग बी एज वेल परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, देखो भाई हमको ऐसा दिया है, मान लो यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल लगा हुआ है आपस में, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म टाइप का है। अब इसमें कहा है पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी वेलोसिटी है, मतलब देखो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, इसके अलोंग वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है, इसके परपेंडिकुलर भी एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है, मतलब वेलोसिटी इधर भी है और वेलोसिटी इधर भी है। तो इधर जो होगा उसको हम v cos थीटा मान लेते हैं, और इधर जो होगा उसको हम v sin थीटा मान लेते हैं, v sin थीटा। अब दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा आपका v। ठीक, तो इसका मतलब पार्टिकल देखो कुछ इस तरह से जा रहा है, जैसे मैं एरो घुमा रहा हूं इस तरह से पार्टिकल जा रहा है, एंटर कर रहा है। उसका एक कंपोनेंट b के अलोंग है v cos थीटा, और एक कंपोनेंट v sin थीटा उसके अलोंग है। अब ये बात हम पढ़ के आए हैं कि अगर ये जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, किसी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे अंदर घुसता है, थीटा एंगल पे एंटर करता है, एंट्री करता है। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है या 180 डिग्री होती है तो फिर तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, वो सीधा निकल जाता है। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो उस पर फोर्स लगता है और वो सर्किल में घूमने लगता है। पहले वाले केस में सीधा निकल जाता है, दूसरे केस में सर्किल में घूम। लेकिन अगर थीटा इन तीनों को छोड़ के कुछ और हो, 0 ना हो, 180 ना हो, 90 ना हो, मतलब 90 180 0 ना हो, जैसे यहाँ पे दिया है ये केस, इन्होंने बस ये कहा कि थीटा नहीं बताया, पर ये बताया कि एक कंपोनेंट बी के साथ है और एक बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यह है अगर दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो किसी एंगल थीटा पे आ रही है। और थीटा नहीं बता रखा, बस ये कह दिया कि थीटा। तो तीसरे केस में क्या होता था, जब 0 180 और 90 को छोड़ के कोई एंगल होता है तो पार्टिकल जो है वो इस तरह से देखो ऐसे चलता है हेलिकल पाथ में, मतलब वो सर्कल में भी चलता है और सर्कल के साथ साथ वो आगे भी बढ़ता है इस तरह से। तो इस पाथ को क्या कहते थे, हेलिक्स। इस पाथ को बोलते थे बच्चों हेलिक्स। तो इसका मतलब इन्होंने कहा हेलिकल पाथ विद द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग। अब देखो ये इस हेलिक्स की जो एक्सिस है, एक्सिस का मतलब ये बीचों बीच लाइन, ये जो एक्सिस है हेलिक्स की वो देखो बी के अलोंग है, तो बी के अलोंग है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। स्ट्रेट लाइन में चलेगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा हेलिकल पाथ विद एक्सिस अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो इसलिए थर्ड हमारा करेक्ट है बच्चों। तो आसान सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कहा है एक प्रोटॉन विद काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मूव्स इनटू ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है भाई साहब π/2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, थीटा एंगल दिया हुआ है दोनों के बीच में, वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के 60 डिग्री। तो पिच लेंथ बतानी है बच्चों। देखो जब इस तरीके से बी लगा होता है, ये मान लो इधर बी लगा हुआ है, वेलोसिटी इसमें थीटा एंगल पे एंटर कर रही है, तो मतलब पार्टिकल उसमें थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट होते थे v cos थीटा, इधर होता था v sin थीटा। ये v sin थीटा इसको सर्किल में घुमाता है और v cos थीटा इसको आगे लेके जाता है, कुछ इस तरह से चलता है। ठीक है, फिगर थोड़ी सी अच्छी सी नहीं बनी, कोई बात नहीं। अब ये v sin थीटा भी इसकी रेडियस होती थी यहाँ पे
आर इज इक्वल टू एम वी, वी की जगह हम यहाँ पे ये वी साइन थीटा लेते थे, तो वी साइन थीटा बटे क्यू बी, ठीक है। और पिच लेंथ का फॉर्मूला होता था इसका कि एक राउंड में कितना टाइम लगेगा इसका, वो भी निकाल लो, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। वो होता था 2 पाई m बटे क्यू बी, ठीक है। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता था टाइम, सिर्फ मास पे और क्यू चार्ज और बी पे डिपेंड करता था। चलो ठीक है, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला आता था पिच लेंथ का, कि पिच लेंथ होती थी ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, एक राउंड लगाने में पार्टिकल जितना आगे बढ़ गया बी के अलोंग, उसको पिच लेंथ कहते थे पी। और इसका फॉर्मूला होता था बच्चों आपका वी कॉस थीटा, आगे बढ़ने के लिए स्पीड इनटू में टाइम टी। तो ये दो चीज़ें हमको यहाँ पे बच्चों चाहिए। अब हमें ये दो चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जरा, हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ठीक है ना, हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी से हम स्पीड निकालने की ज़रूरत पड़े या कैसे होगा, क्योंकि मास वगैरह हमारे पास होता है इसका, मास प्रोटॉन का मास वैसे भी दे रखा उन्होंने, देखो ये दे रखा, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी से स्पीड निकालने की जरूरत पड़े तो निकालो। चलो करते हैं इसको, इधर इसको साइड में लेके जाता हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है इतनी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में बदलूं तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, 12 mv²। m की वैल्यू रख दो, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास दे रखा 1.6 × 10⁻27, और इनटू में v²। देखो इससे क्या पता चलेगा हमें, 1.6 से 1.6 कट गया, 2 × 2 हो गया 4, और 10⁻27 इधर चला गया, और -19 है, तो 10⁻8 रह गया, इज इक्वल टू में v²। तो यहाँ से इसकी स्पीड पता चल गई, इसका अंडर रूट कर दो, 2 × 10⁻4 मीटर पर सेकंड बच्चों, ये आपको देखो पता चल गई, ठीक है ना। अब इस स्पीड को उठा के रख सकते हैं पिच लेंथ में, और टी निकालने में सारी वैल्यू रख सकते हैं। तो पिच लेंथ निकालने के लिए v 2 × 10⁻4 बच्चों, और इंटू कॉस थीटा तो cos 60, इंटू टी, टी की वैल्यू देखो ये थी 2 पाई m, तो 2 पाई m, m की वैल्यू फिर से वही रखेंगे हम, बटे क्यू बी, तो 2 पाई m कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और बटे में क्यू बी, क्यू कितना होता है इस पे, वो होता है चार्ज प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और बी कितना दिया हुआ है, π/2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। देखो पाई से पाई कट गया, 1.6 से 1.6 कट गया, 2 ऊपर चला गया, ये वाला 2 ऊपर जाके 2, ये 2, ये वाला 2, और ये वाला 2 ऊपर चला गए, तो ये हो गया 8 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 10⁻, देखो नीचे है -3 और -19, तो -3 और -19 मिलके कितनी हो गई, -22, ऊपर है -27, तो कट के रह गया -5, तो ये है 4 10⁻⁴, और इंटू ये बची 10⁻⁻5, तो टोटल कुल मिला के यहाँ से ये इससे कटा 4 आ गया ये, और ये 10⁻⁻5, तो ये बच्चों लगभग आ गया यहाँ से 4 इंटू 10⁻⁻1, तो 0.4 मीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो ये आ जाएगा आपका 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, 40 सेंटीमीटर। और यही आंसर दिया था हमको कि ये हेलिकल पाथ से कितना हो रहा है आपका, तो 40 सेंटीमीटर, आंसर 40 दे रखा है इंडिया ने। तो आसान है बच्चों बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस सवाल में क्या दिया आपको, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए इज कैरिंग स्टेडी करंट आई। देखो एक सर्कुलर वायर है बच्चों, देखो इस तरीके से मैंने ये ना वायर थोड़ी सी थिक बनाई है, मतलब मोटी बनाई है, ये वायर है, ठीक है। ये एक वायर है,
और इसमें करंट चल रहा है आई। देखो ऐसे, देखो वायर ऐसे बनाते हैं अब तक हम पतली सी वायर, लेकिन ये एक मोटी वायर है जिसका हमें ये एरिया भी दिखाई दे रहा है। इतनी मोटी वायर है, आप इसको ऐसे सोचो जैसे एक पेन का एरिया दिखाई देता है, एक मोटी सी वायर है उसका एरिया भी ये दिखाई दे रहा है हमको। उसमें करंट आई चल रहा है। अब इन्होंने पूछा कि ये करंट पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, मतलब पूरी वायर में करंट बराबर चल रहा है एकदम, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कितना होगा। देखो ये ना हमें एम्पियर सर्किटल लॉ से बताया जाता है कि इस वायर के अंदर सेंटर पे फील्ड जीरो होता है, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ चलेंगे फील्ड बदलता जाता है। अगर इस वायर के अंदर अंदर रहेंगे हम किसी पॉइंट पर, तो फील्ड जो रहेगा अंदर वाला, बी इनसाइड बोलेंगे हम इसको, वो होता है बच्चों आपका म्यू नॉट आई और बटे में 2 पाई, या ये कह लो, ये सीधे मैं बता देता हूँ आपको कि ये किसके प्रोपोर्शनल होता है। ये ना अंदर वाला जो फील्ड होता है, ये आपको याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला भी वैसे, लेकिन मैं अंदर वाले फील्ड की बात बताता हूँ। तो बी अंदर वाला जो ये फील्ड है, ये प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये मान लीजिए आर है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये फील्ड भी बढ़ेगा। सेंटर पे जीरो होता है, और फिर जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचते हैं बी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, बी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और फिर उसके बाद बी घटना शुरू हो जाता है, वो 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फॉर्मूला आपको ना बच्चों याद होने चाहिए कि ये कैसे कैसे आपको बताया गया। तो ठीक है, बस अब यहां से अब इन्होंने कहा है इनमें से ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा है। इन्होंने कहा जीरो इन द रीजन आर लेस देन ए, मतलब जब आर की वैल्यू ए से कम होगी। ए क्या है, इसकी रेडियस, ए है इसकी रेडियस, तो आर की वैल्यू जब ए से कम होगी तो जीरो होगा। ऐसा नहीं है, अंदर सेंटर पे जीरो होता है, बाकी और जगह जीरो नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन आर लेस देन ए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंदर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी आंसर कट गया बच्चों। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन रीजन आर लेस देन ए, मतलब अंदर की साइड में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रीजन आर ग्रेटर देन, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही आंसर हमारा बच्चों करेक्ट है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमें ना फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। अगर अंदर का फॉर्मूला और बाहर का फॉर्मूला आपके ना याद हो, मैं एक बार लिख देता हूँ। जैसे ये वायर होती है आपके, ये वायर हो गई इस तरीके से, और सेंटर से अंदर की तरफ आर डिस्टेंस पे ये जो फील्ड होता है सेंटर से आर डिस्टेंस पे, इस फील्ड की वैल्यू होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए स्क्वायर, ए इसकी रेडियस है, और इनटू में आर। तो देखो ये यहाँ से बी प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, ये याद होना चाहिए आपको। और अगर बाहर जाओगे किसी पॉइंट पर, तो बाहर का फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। यहाँ पे ये बी 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं, फॉर्मूले याद है तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपको। आज बहुत ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ आ रही है बच्चों, क्योंकि आज मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, बस बहुत परेशान है। चलो आज एडजस्ट कर लो। टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड कैरिंग करंट √2 एम्पियर। देखो दो वायर दे रखी हैं आपको, देखो एक तो ये दी इस तरह से लेटी हुई है, और एक इस तरह से परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, खड़ी हुई है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ सेंटर पे, यहाँ सेंटर पे, तो ये कितना होगा ये बताना है, अगर इनमें करंट आई √2 एम्पियर है और रेडियस इनकी 20 है। देखो जो वायर ऐसे है, ऐसे, उसका मैग्नेटिक फील्ड आपका, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो आपका सेंटर पे सर ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आप अपनी फिंगर्स को घुमा के निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसमें अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएंगे, जब थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो वो देखो ऊपर की तरफ आपकी डायरेक्शन जाएगी।
आपकी फिंगर्स ऊपर की तरफ घूमेंगी। तो ये तो B1 हो गया ऊपर की तरफ। तो ये इस वायर की वजह से तो ऊपर की तरफ B1 है। और जो ये वाली वायर है बच्चों, ये इस वायर की वजह से ऐसे करंट आ रहा है, तो आपका फील्ड इस तरह से समझ लो, इस तरह से आ रहा है। देखो आप थंब को रखो, अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर आपकी ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, ये B2। ठीक। अब एक पॉइंट पे दो फील्ड हो गए, इधर B1 और इधर B2। तो ये B1 है, ये B2 है, और इनका रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा B नेट। अब B1 और B2 की वैल्यू निकाल लो। तो देखो करंट दोनों में सेम है, रेडियस दोनों की सेम है, तो दोनों फील्ड जो होंगे बराबर होंगे, B और B। ठीक है। होंगे कितने? तो सेंटर पे जो फील्ड होता है किसी कॉइल के, वो होता है म्यू नॉट I बटे में 2R। ये होता है सेंटर पे। तो अगर ये भी B है, देखो अब इधर एक तो ये B हो गया, एक इधर ये B हो गया, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इधर, वो आ जाएगा √2B। पता है ना ये कैसे आया? दो वेक्टर, अगर एक x है एक y है, और उनका रिजल्टेंट निकालना है, अगर वे 90 डिग्री पर है, तो उनका रिजल्टेंट होता है बच्चों √x² प्लस y²। तो उसी के हिसाब से b का निकाला अगर हमने यहाँ से रिजल्टेंट, तो अंडर रूट में B² प्लस B², तो ये 2B² का अंडर रूट, और ये आ गया √2B बच्चों। बस अब यहाँ से आंसर दे दो, तो इसका रिजल्टेंट या B नेट की वैल्यू कितनी आ गई? √2B। B की वैल्यू रख दो। B की वैल्यू कितनी दे रखी है? म्यू नॉट I बटे 2R। √2 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और इंटू में I करंट कितना दे रखा? √2 बच्चों, और बटे में 2R। R की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो R की वैल्यू सर हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर 10⁻⁻2। मीटर में चेंज कर दो इसको। अब देखो ये ऊपर √2 और ये वाला √2 मिलके हो गए, मल्टीप्लाई होके 2 हो गए, तो 2 से 2 कट गया। अब ये 4 पाई, पाई की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो 4 इंटू 3.14, और इंटू 10⁻⁻7 बच्चों, और बटे में नीचे 20 इंटू 10⁻⁻2, तो ये 0.2 बन गया। बस यहाँ नीचे पॉइंट हटाओ, यहाँ से इसको 10 लिखो ऊपर, ऊपर वाला पॉइंट हटाओ तो नीचे 100 लिखो। 0 से 0 कट गया, ये बच गया अब नीचे 10, और इस 2 से इसको काट दो 4 को, तो ये बचा आपका बच्चों 3.14 की जगह 6.28, और इंटू 10⁻, नहीं पॉइंट हट गया, पॉइंट हट चुका है, 1 मिनट, पॉइंट तो हट चुका है, तो 628 आ गया, इंटू 10⁻7 था ऊपर माइनस का, नीचे -1 था, ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा बच्चों। तो आंसर देखो -8 दे रखा था, देखो इसमें यहाँ, तो यहाँ -8 के इंटू में 10⁻⁻8 के इंटू में आ रहा 628, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 628। यही हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान सा सवाल था, बोर्ड में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं 12th में, तो इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, आज बहुत डिस्टरबेंस हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस। कोशिश करूंगा अब दिन में ना मुझे बनाना पड़े वीडियो को, और रात को ही शूट करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कर देना। ठीक है, ओके बच्चों।